चारों तरफ घुप अंधेरा, सड़ी हुई लाशों की बदबू और एक भयानक सन्नाटा। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक खौफनाक कब्रिस्तान के बीचों बीच पड़ा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह मेरा 5वां सिमुलेशन है और इस बार मेरी किस्मत में लिखा था एक नेक्रोमैंसर, यानी मरे हुए लोगों का जादूगर बनना। मेरी ये डार्क जर्नी अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। मैंने खुद को उस अनजान गांव के माहौल में ढाला और इस दुनिया का इतिहास खंगालना शुरू किया। मुझे पता चला कि 1000 साल पहले ये जगह जिंदा इंसानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन फिर एक पागल जादूगर ने अंडरवर्ल्ड से संपर्क किया और दुनिया पर अनडेड यानी मरे हुए राक्षसों का ऐसा कहर बरसाया कि पूरे के पूरे साम्राज्य तबाह हो गए। अब इस दुनिया में जिंदा इंसान और खौफनाक लाशें एक साथ इसी शापित अंधेरे में रहने को मजबूर थे। इस खौफनाक दुनिया में सिर्फ ताकतवर जादूगर ही जिंदा बच सकते थे। ये सब सुनकर मेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मेरी आत्मा पैदाइशी किसी महान जादूगर जैसी थी। हालांकि इस बार मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का ऑप्शन नहीं मिला था, लेकिन मुझे एक बेहद खतरनाक और शानदार स्किल मिली थी, सोल डिवोर यानी आत्माओं को निगलने की ताकत। हर बार जब मैं किसी दुश्मन को मारता, मैं उसकी आत्मा को सोख कर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। इस गॉड लेवल पावर को देखकर मैंने अपना मास्टर प्लान बनाया। छुप कर रहो, धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाओ और संसाधनों को इकट्ठा करो। सिर्फ 6 महीने की कड़ी मेहनत और अनगिनत राक्षसों को मारने के बाद मैं फाइनली एक अप्रेंटिस विजार्ड बन गया। इसके बाद मैंने अपना सफर शुरू किया, जहां मेरा इकलौता मकसद था लाशों को काटना और उनकी सोल फायर को सोखना। 20 दिन के लंबे सफर के बाद मैं एक छोटी सी 4 दीवारी वाली सिटी में पहुंचा। वहां जादूगरों की एक सीक्रेट मीटिंग में मुझे पावर लेवल्स का असली सच पता चला। मैजिक की दुनिया फर्स्ट रिंग से शुरू होकर 7th रिंग तक जाती थी, जो एक लेजेंडरी लेवल था। अगले ही साल 19 साल की उम्र में मेरी आत्मा की ताकत अप्रेंटिस के चरम पर पहुंच गई। मैंने काफी सोचा और अपने लिए लाइफ ड्रेन मैजिक का रास्ता चुना। 20 साल की उम्र में एक भयानक सोल वेव के बीच मैंने फाइनली फर्स्ट रिंग के लेवल को पार कर लिया। अब मैं कोई मामूली लड़का नहीं था। मैं एक बोन बर्ड यानी हड्डियों से बने परिंदे पर सवार होकर इस खामोश और मुर्दा दुनिया में निकल पड़ा। एक दिन मैं आसमान से नीचे देख रहा था। मेरी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ी जो खुद को एक महान हीरो बता रहा था, लेकिन मेरी आंखों से कुछ छुप नहीं सकता था। मैंने तुरंत भांप लिया कि उसका होली लाइट मैजिक सिर्फ एक दिखावा है। वो हीरो अपनी जादुई ताकत से नहीं बल्कि अपनी शारीरिक ताकत से लड़ रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके अंदर न तो किसी जिंदा इंसान की खुशबू थी और न ही वो पूरी तरह से कोई मुर्दा राक्षस था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इसे अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर एक नकली हीरो सच में लोगों को बचाने का असली काम कर रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो असली है या नकली। मैं अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा, नए जादू सीखता रहा और सोल फायर इकट्ठा करता रहा। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका था और बिजलियां कड़क रही थीं। मैं एक अनडेड आर्चर को मार ही रहा था कि अचानक मेरे मैजिक रडार ने एक हलचल महसूस की। वो वही नकली हीरो था। वो एक टूटे फूटे खंडहर के पास खड़ा था और बारिश से बचने के लिए अंदर गया। उसने एक बहुत ही कूल पोज मारा, जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा हो। लेकिन अगले ही पल आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। बिजली की आवाज सुनते ही उस महान हीरो की सारी हेकड़ी निकल गई। वो डर के मारे कांपने लगा, उसके पैर थरथरा रहे थे और वो खिसक कर कोने में दुबक गया। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अंधेरे और बिजली से डरने वाला हीरो? भाई साहब, ये कैरेक्टर तो सच में बहुत दिलचस्प था। मैं चुपचाप उसके पीछे गया। वो हीरो एक पुरानी कब्र के पास बैठा था और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। मैंने गौर से देखा। उस भारी भरकम कवच के अंदर कोई खूंखार योद्धा नहीं बल्कि एक बेहद कमजोर और डरी हुई लड़की थी। वो लोगों से अपनी पहचान इसलिए नहीं छुपा रही थी क्योंकि उसे शौक था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने अपनी तलवार मेरी तरफ तान दी। लड़की ने डरते हुए कहा, तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। मैंने बड़ी शांति से जवाब दिया, रिलैक्स, मैं बस एक जादूगर हूं। उसने अपनी तलवार नीचे की, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। लड़की ने हकलाते हुए पूछा, जादूगर साहब, क्या आप मुझसे डरते नहीं हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, आओ बैठो। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा शरीर इस तरह मुर्दों में कैसे बदल गया। लड़की थोड़ी झिझकी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली। लड़की ने उदास मन से कहा, आपको बताने से पहले क्या मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुना सकती हूँ? बहुत समय पहले, जब ये दुनिया इंसानों के लिए सुरक्षित थी, तब क्लॉफील नाम का एक शाही परिवार यहाँ राज करता था। उनकी एक खूबसूरत बेटी थी, सेर्विया। लेकिन एक दिन सेर्विया को एक भयानक श्राप लग गया। परिवार ने अपना सारा पैसा पानी की तरह बहाकर एक बड़े जादूगर को बुलाया, लेकिन उस धोखेबाज जादूगर ने उसे बचाने के बजाय पूरे महल को ही अनडेड राक्षसों में बदल दिया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। लड़की ने आगे बताया, सेर्विया के माता पिता ने उसे एक खास जादुई दवा पिलाई थी, जिसकी वजह से वो तुरंत राक्षस नहीं बनी। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ
जब पूरी दुनिया में अनडेड श्राप फैल गया। उस श्राप और जादुई दवा के आपस में टकराने से एक अजीब सा रिएक्शन हुआ। सेर्विया का शरीर तो पूरी तरह से एक खौफनाक लाश में बदल गया, लेकिन उसका दिमाग और उसकी इंसानियत बिल्कुल सुरक्षित रही। जब उसे 1000 सालों बाद होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका घर, उसका परिवार, उसकी दुनिया, सब कुछ। उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए एक सवाल पूछा। लड़की ने भारी आवाज में पूछा, जादूगर साहब, आपको क्या लगता है, क्या किसी इंसान की अच्छाई उसके चेहरे से तय होती है या उसके दिल से? मेरी दोस्त सेर्विया ये जानना चाहती है। मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, इंसान कैसा है ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि मेरे अच्छे या बुरे होने का सर्टिफिकेट मुझे किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। लड़की ने खुशी से कहा, शुक्रिया जादूगर साहब। मेरी दोस्त सेर्विया को आपका यह जवाब बहुत पसंद आता, पर एक बात बताइए, क्या वो अब भी एक इंसान है? क्योंकि उसका शरीर तो राक्षसों जैसा हो चुका है। मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल वो इंसान है। अगर उसका शरीर बदल गया है लेकिन दिल और दिमाग अभी भी एक इंसान का है तो वो 100% इंसान है। उसने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। लड़की ने शर्माते हुए कहा, शुक्रिया। दरअसल जादूगर साहब, मैं ही सेर्विया हूं। क्या आपको हैरानी नहीं हुई? मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम झूठ बोलने में बहुत बुरी हो? लड़की एकदम से हक्की बक्की रह गई। सेर्विया ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला? मैंने बात को टालते हुए अगला सवाल दागा। मैंने पूछा, सेर्विया, तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सेर्विया ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगता है मैं यूं ही एक हीरो बनकर लोगों को बचाती रहूंगी, क्योंकि इस दुनिया में बचे हुए लोगों को मेरी जरूरत है। मैंने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने कभी ये सब छोड़कर कहीं दूर जाने का नहीं सोचा? सेर्विया ने कहा, सोचा है, लेकिन लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मुझे उसकी बात ने अंदर तक छू लिया। मैंने तारीफ करते हुए कहा, सेर्विया, तुम सच में बहुत ताकतवर और महान हो। वो एकदम से हड़बड़ा गई। सेर्विया ने घबराते हुए कहा, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं जादूगर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बहुत कमजोर हूं। मैं तो एक नकली हीरो हूं। मैं सबको नहीं बचा सकती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अब तक बहुत से लोगों की जान बचाई है सेर्विया, और यही बात तुम्हें दुनिया का सबसे असली और ताकतवर हीरो बनाती है। मेरी इतनी तारीफ सुनकर वो बेचारी शर्म से लाल हो गई और उसने अपना चेहरा छुपा लिया। सेर्विया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे बाप रे जादूगर साहब, तो प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसका ये रूप देखकर मुझे क्लॉफील परिवार के वो 3 पुराने नियम याद आ गए जो मैंने इतिहास की किताबों में पढ़े थे। पहला नियम, सेर्विया को अंधेरे से डर लगता है, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। दूसरा नियम, सेर्विया को बिजली कड़कने से डर लगता है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और तीसरा नियम, सेर्विया को अंधेरे और बिजली दोनों से एक साथ बहुत ज्यादा डर लगता है, कोई गलती से भी नहीं हंसेगा। मैंने अपने बैग से एक जादुई पेंडेंट निकाला जो अंधेरे में चमकता था और आवाज को रोकता था। मैंने वो पेंडेंट देते हुए कहा, ये लो सेर्विया, मुझे लगता है ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। अगले दिन सेर्विया मुझे उसी पुराने और खंडर हो चुके क्लॉफील महल में ले गई। सब कुछ टूट फूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने मुझे सबसे बड़ा कमरा दिया ताकि मैं अपनी जादुई लैब बना सकूं। मैंने वहां अपना सारा जादुई सामान सेट किया और फाइनली मुझे एक ढंग की लैब मिल गई। तभी मैंने देखा कि सेर्विया दरवाजे पर खड़ी कुछ अजीब सा मुंह बना रही है। मैंने फिक्र जताते हुए पूछा, क्या हुआ सेर्विया, कहीं दर्द हो रहा है क्या? सेर्विया ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, बस मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। मैंने अगले कुछ दिनों तक सेर्विया के शरीर की बहुत बारीकी से स्टडी की। वो कॉन्सेप्ट के लेवल पर एक अनडेड राक्षस बन चुकी थी, लेकिन इंसानी चेतना अभी भी जिंदा थी। जीवन और मौत के बीच झूलती इस लड़की की किस्मत पर मुझे बहुत तरस आया। वो न पूरी तरह जिंदा थी, न पूरी तरह मरी हुई। दुनिया ने उससे उसकी खूबसूरती छीन ली थी। लोग उसे पत्थर मारते थे, गालियां देते थे। उसे अपना पूरा शरीर एक भारी कवच के पीछे छुपाना पड़ता था ताकि वो किसी से 2 मिनट ढंग से बात कर सके। एक दिन उसने बहुत हिम्मत जुटाकर मुझसे पूछा, जादूगर साहब, क्या मेरा शरीर कभी पहले जैसा नॉर्मल हो पाएगा? मैंने गहरी सांस ली और सच बताया। मैंने कहा, अभी तो ये बहुत मुश्किल है, कम से कम मेरी मौजूदा पावर के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर मैं फ्यूचर में और ज्यादा पावरफुल विजार्ड बन गया तो शायद मैं तुम्हारा ये श्राप तोड़ सकूं। सेर्विया को करीब से स्टडी करने पर मेरी मैजिक पावर और सोल की समझ नेक्स्ट लेवल पर जा रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि अपने सोल डिवोर्स सिस्टम के साथ मैं एक दिन इसका इलाज जरूर ढूंढ लूंगा। लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना था। मुझे अओका साम्राज्य के 4 रिंग वाले व्हाइट फैंग टावर जाना था ताकि मैं अपनी पावर को और तेजी से बढ़ा सकूं। एक रात मैंने अपना सामान पैक किया। मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा, सेर्विया, मैं अंदर आ जाऊं? सेर्विया ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ जादूगर साहब, आइए ना, मैं अभी सोई नहीं थी। मैंने सीधा मुद्दे की बात की। मैंने कहा, सेर्विया, मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है।
मैं जल्द ही यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही उस लड़की का चेहरा एकदम से उतर गया। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। हालांकि वो चाहती थी कि मैं उसके पास रुकूं, लेकिन वो जानती थी कि मेरा अपना एक सफर है और उसे भी तो अपने लोगों की रक्षा करनी थी। सेर्विया ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, आपकी यात्रा मंगलमय हो जादूगर साहब। मैंने मन ही मन सोचा, ये दुनिया की सबसे असली हीरो है। जाने से पहले सेर्विया ने मुझसे एक आखिरी गुजारिश की। वो मेरी बोन बर्ड पर बैठकर अपने पूरे क्लॉफिल इलाके को आसमान से देखना चाहती थी। मैंने बर्ड को उड़ाया और उसे वो भयानक सच दिखाया। उसकी पूरी जमीन राक्षसों से भरी पड़ी थी। वो सब देखकर अंदर तक टूट गई, लेकिन उसकी आंखों में एक गजब का हौसला था। सेर्विया ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं अपने माता पिता की कसम खाकर कहती हूँ, मैं क्लॉफिल के हर एक इंसान की रक्षा करूंगी। मैं चाहता तो उसे समझा सकता था कि ये सब बेकार है, लेकिन मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। एक असली हीरो को किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती, उसका अपना विजन होता है। जाने से पहले मैंने उसे सोल को मजबूत करने की एक बहुत ही खास और पावरफुल टेक्निक सिखाई। इसके बाद मैं सीधा अओका साम्राज्य के व्हाइट फैंग टावर की तरफ उड़ चला। पीछे मुड़कर देखा तो सेर्विया अकेली खड़ी थी। सेर्विया ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, जादूगर साहब चले गए, अब मुझे फिर से अकेले ही सब कुछ संभालना होगा। वो सही कहते थे, मैं अभी बहुत कमजोर हूं, मुझे और ताकतवर बनना होगा। अब उसका रूटीन सेट था, मेरी दी हुई टेक्निक से प्रैक्टिस करना, तलवार चलाना और राक्षसों को मारना। और हाँ, जब बारिश और बिजली होती तो कोने में छुपकर रोना। 3 महीने के लंबे सफर के बाद मैं फाइनली व्हाइट फैंग टावर पहुंच गया। सीन कुछ ऐसा था कि वहां 4 रिंग वाले जादूगर का टावर तो था, लेकिन वहां का माहौल बहुत गड़बड़ लग रहा था। 1000 साल पहले हुई तबाही ने सिर्फ आम इंसानों को नहीं, बल्कि बड़े बड़े जादूगरों को भी बर्बाद कर दिया था। ये जगह बचे हुए इंसानों और एल्फ, गॉब्लिन, ऑर्क जैसी जातियों के लिए एक सेफ जोन थी। मुझे पता चला कि इस टावर का असली मास्टर, जो एक 4 रिंग विजार्ड था, सालों से गायब था। फिलहाल टावर को उसका एक होशियार डिसाइपल चला रहा था, जो कि 3 रिंग लेवल पर था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपनी फीस के तौर पर कुछ सोल स्टोन्स दिए और टावर में एंट्री ले ली। इस दुनिया में 6 और 7 रिंग वाले जादूगर भगवान माने जाते थे। 4 और 5 रिंग वाले मिडिल लेवल पर थे। अगर 4 रिंग वाला मास्टर गायब था तो इसका मतलब साफ था, या तो किसी ने हाई लेवल जादूगरों को मारना शुरू कर दिया है, या फिर दुनिया इतनी तेजी से बर्बाद हो रही है कि वो सब अपनी जान बचाकर किसी और डायमेंशन में भाग गए हैं। खैर, ये मेरी टेंशन नहीं थी। मेरा गोल था जल्द से जल्द टू रिंग लेवल पर पहुंचना और अपनी आत्मा की शक्ति को फिजिकल फॉर्म देना। मैं टावर की वीआईपी लाइब्रेरी में घुस गया और किताबें चाटने लगा। मुझे पता चला कि 1000 साल पहले दुनिया में जो तबाही आई थी, उसके बाद हर 10 साल में एक डेथ वेव आती है। इस डेथ वेव में राक्षसों की संख्या और उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। मैंने अपनी प्रोग्रेस को तेज किया। 21 साल की उम्र में मेरी पावर आसमान छू रही थी। लोग मुझे एक जीनियस मानने लगे। 22 साल की उम्र में मैंने टावर का ऑफिशियल ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा टाइम आ गया है। मैंने अपना मैजिक सर्कल एक्टिवेट किया। मेरे शरीर के अंदर एक भयंकर धमाका हुआ और सारी पावर एक पॉइंट पर सिमट गई। बूम! मैं ऑफिशियली एक 2 रिंग विजार्ड बन चुका था। लेवल अप होते ही मेरी चेतना शरीर से बाहर निकली और मैंने पहली बार अंडरवर्ल्ड का वो भयानक और विशाल रूप देखा जो पूरी दुनिया को निगलने के लिए बेताब था। मेरी असली जादुई ताकत अब लाइफ विदर में बदल चुकी थी। मैं किसी की भी जिंदगी चूस सकता था और आत्माओं को खा सकता था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं ही इस कहानी का असली विलन हूं। मैंने एक हाथ उठाया और मेरे सामने रखी लैब की सारी चीजें सड़कर राख हो गईं। मेरी पावर उम्मीद से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। ब्रेक थ्रू के बाद मुझे समझ आ गया कि व्हाइट फैंग टावर में अब मेरे लायक कुछ नहीं बचा है। 23 साल की उम्र में जब अगली डेथ वेव आने ही वाली थी, मैंने अपना कमरा खाली किया और व्हाइट फैंग टावर छोड़ दिया। मेरी बोन बर्ड आसमान का सीना चीरते हुए उड़ रही थी। नीचे दुनिया के लोग अगली डेथ वेव से बचने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो बेवकूफ और डरी हुई नकली हीरो। क्लॉफिल का इलाका पूरी तरह से राक्षसों की चपेट में आ चुका होगा। सीन कट होता है क्लॉफिल के बैटल ग्राउंड पर। लाखों खूंखार अनडेड राक्षस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। सेर्विया खून से लथपथ थी। उसकी तलवार भारी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी लड़ रही थी। सेर्विया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चाहे मैं अकेली ही क्यों न बचूं, मैं अपने क्लॉफिल को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी आसमान से मेरी एंट्री हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। सेर्विया की आंखों में आंसू आ गए। सेर्विया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, नहीं जादूगर साहब, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना मैजिक शुरू किया। मैंने अपने पास मौजूद 100 कंकालों को दुश्मनों की फौज में घुसाया और कॉर्प्स एक्सप्लोजन मैजिक एक्टिवेट कर दिया। धमाका इतना भयानक था कि पूरा मैदान दहल गया। चारों तरफ राक्षसों के चिथड़े उड़ रहे थे। मैंने बहुत ही आसानी से पूरी डेथ वेव को खत्म कर दिया और लाखों की तादाद में सोल फायर अपने अंदर सोख ली। सेर्विया मेरी ये गॉड लेवल पावर देखकर सदमे में थी। लेकिन असली ट्रेजेडी तो अब शुरू हुई।
डेथ वेव के बाद गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका था। गांव वालों का हीरो पर से भरोसा उठ गया। वो सब अपनी जान बचाने के लिए किसी बड़े शहर की तरफ भाग गए। सेर्विया उस खाली गांव को देखकर पूरी तरह से टूट गई। वो हीरो इसलिए बनी थी ताकि लोगों को बचाकर अपने पाप धो सके, लेकिन अब जब बचाने के लिए कोई इंसान ही नहीं बचा तो उसके हीरो बनने का क्या मतलब था। सेर्विया एक पुराने पत्थर के पास बेजान सी बैठी थी। सेर्विया ने खाली नजरों से देखते हुए कहा, जादूगर साहब, सब लोग सही सलामत चले गए ना? बहुत अच्छी बात है, कोई घायल नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूं। मैं उसके पास गया। मैंने आराम से समझाते हुए कहा, सेर्विया, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। 1000 साल का वक्त किसी भी चीज को मिटा सकता है। क्लॉफील्ड परिवार का इतिहास, उनकी शान, सब खत्म हो चुका था। सेर्विया अपने माता पिता की कब्र के पास बैठकर घंटों रोती रही। सेर्विया ने रोते हुए कहा, माँ, पिताजी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। वो अतीत में कैद थी। उसे लगता था कि लोगों को बचाकर वो अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस ला सकती है, लेकिन अब उसका हौसला टूट चुका था। मैं कई दिनों तक उसके पास चुपचाप बैठा रहा, उसे दिलासा देता रहा और मैजिक सिखाता रहा। फाइनली मेरे जाने का दिन आ गया। मैंने अपना बैग उठाया और मुड़कर उस बेचारी लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने प्यार से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? सेर्विया ने चौंकते हुए कहा, लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है सेर्विया। तुम्हारी बॉडी मेरे मैजिक रिसर्च के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कोई एहसान नहीं था, ये एक ऐसा बुलावा था जिसका वो सदियों से इंतजार कर रही थी। फाइनली किसी को उस नकली हीरो की जरूरत थी, वो भी सिर्फ तरस खाकर नहीं बल्कि सच में। सेर्विया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। सेर्विया ने खुश होते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी जादूगर साहब। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मदद मैं उसकी कर रहा था और वो ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे वो मुझ पर एहसान कर रही हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, चलो अब चलते हैं। मेरी बोन बर्ड ने आसमान में उड़ान भरी। सेर्विया अभी भी ऊंचाई से डर रही थी। उसने मेरी हड्डी को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मुझे दर्द होने लगा। 7-8 घंटे बाद उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। मैं मन ही मन प्लान बना रहा था कि उसे मैजिक की ट्रेनिंग कैसे दूं और उसका नया कवच कैसे डिजाइन करूं। 26वें साल में मैंने उससे पूछा कि क्या वो अपने चेहरे का आधा हिस्सा ठीक करवाना चाहती है। सेर्विया ने तुरंत हाँ कर दी। मैंने अपनी जादुई लैब में उसे लिटाया। मैंने खास जादुई मांस तैयार किया था। उसने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने बड़ी ही बारीकी से उसके चेहरे के उस सड़े हुए हिस्से पर वो जादुई लेप लगाया और मैजिक से उसे सेट किया। ये एकदम असली चेहरे जैसा नहीं था, लेकिन कम से कम अब वो खौफनाक नहीं लग रही थी। सेर्विया उठी और उसने पानी के शीशे में अपना चेहरा देखा। सेर्विया ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं अब भी मैं ही हूं? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं जिस सेर्विया को जानता हूं वो तो हमेशा से यहीं थी। रात के सन्नाटे में वो अकेली बैठी थी। सेर्विया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू जादूगर साहब, मुझे आप बहुत बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके बाद मैंने उसकी असली मैजिक ट्रेनिंग शुरू की। मैंने उसे एक क्रिस्टल बॉल दी और उसका टैलेंट चेक किया। भाई साहब, उसका सोल टैलेंट किसी मास्टर विजार्ड से कम नहीं था, बस उसका दिमाग थोड़ा स्लो था। मैंने उसे सिर्फ डेथ, सोल और कॉम्बैट मैजिक सिखाने का फैसला किया। मैदान में ठंडी हवा चल रही थी। मैंने उसे सोल मैजिक को अपनी तलवारबाजी के साथ जोड़ना सिखाया। जब उसने पहली बार उस टेक्निक को ट्राई किया तो उसकी पावर किसी नॉर्मल जादूगर से कई गुना ज्यादा थी। सेर्विया ने एक्साइटमेंट में कहा, अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। धीरे धीरे सेर्विया मेरे सपनों की अनडेड स्वॉर्ड सेंट बन रही थी। मैंने उसे हर रोज भयानक राक्षसों से लड़वाया ताकि वो रियल कॉम्बैट सीख सके। मेरा 27वां साल आ चुका था। मेरी पावर अब इंसानियत की हदों को पार कर चुकी थी। मेरा अगला टारगेट था दुनिया के बीच मौजूद गॉड्स प्लेटू देवताओं का पठार जाना और 3 रिंग लेवल पर पहुंचना। रास्ते में भयानक तूफान आया। सेर्विया फिर से डर के मारे सिकुड़ गई, लेकिन इस बार वो मेरे आगे एक ढाल बनकर बैठी थी। मैंने हंसते हुए पूछा, सब ठीक है ना सेर्विया? सेर्विया ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ कर दीजिए जादूगर साहब, मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन आप ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। मैंने समझाते हुए कहा, डरना नॉर्मल है। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी किसी न किसी चीज से डर लगता है। सेर्विया ने मासूमियत से पूछा, क्या आपको भी डर लगता है? मैंने कहा, हाँ, मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही न मारा जाऊं। 1 महीने बाद मेरी दी हुई ट्रेनिंग और सोल कलेक्टर पावर की वजह से सेर्विया ने फर्स्ट रिंग विजार्ड के लेवल को पार कर लिया। अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। हमारे सफर को 10 साल हो चुके थे। मैं 27 साल का था और 3 रिंग लेवल पर पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने एक पहाड़ी पर अपना मैजिक सर्कल बनाया। मैंने कहा, सेर्विया, बाहर कोई आए तो उसे रोक कर रखना, मैं ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। सेर्विया ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आप बेफिक्र रहिए जादूगर साहब,
कोई परिंदा भी यहाँ पे नहीं मार पाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैजिक में डूब गया। मेरी आत्मा ने नया रूप लिया और बूम, मैं 3 रिंग विजार्ड बन गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए। आसमान में मौजूद वो काला सूरज नीचे गिर रहा था। ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं था। सूरज का गिरना और खूनी चांद का टूटना इस बात का सबूत था कि दुनिया का अंत शुरू हो चुका है। आसमान का रंग लाल हो गया और एक पल के लिए पूरी दुनिया में खौफनाक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद वो नज़ारा गायब हो गया, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये दुनिया अब बचने वाली नहीं है। मैंने तुरंत उस पहाड़ी पर एक 3 मंजिला कामचलाऊ टावर बनाया। सेर्विया ने पूछा कि हम यहाँ कब तक रुकेंगे। मैंने कहा कि जब तक दुनिया का हाल समझ नहीं आता, हम यहीं रहेंगे। 4 महीने तक मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा। मैंने देखा कि दुनिया की सारी हरियाली सड़ रही थी, हवा में मौत की बदबू घुल रही थी। सर्दियों के अंत में एक भयानक डेथ वेव आई, जिसने बचे खुचे शहरों को भी शमशान बना दिया। अब मुझे समझ आ गया कि 4 रिंग वाले जादूगर यहाँ से क्यों भाग गए थे। मैंने हिसाब लगाया कि दुनिया को पूरी तरह खत्म होने में अभी 100 या 200 साल का वक्त लगेगा। मैंने सेर्विया को साथ लिया और अपनी फायर बर्ड पर बैठकर गॉड्स प्लेटू की तरफ पूरी स्पीड से निकल पड़ा। मुझे उस मास्टरमाइंड को खोजना था जिसने 1000 साल पहले इस दुनिया को श्राप दिया था। 11वें साल में, जब मैं 28 साल का था, राक्षसों की संख्या लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन एक 3 रिंग नेक्रोमैंसर के सामने वो सिर्फ चींटियां थे। 14वें साल में, जब मेरी उम्र 31 साल थी, हम फाइनली गॉड्स प्लेटू पहुंचे। लेकिन वहां जो नज़ारा था, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई महान सभ्यता नहीं थी। 6 रिंग जादूगरों के टावर ताश के पत्तों की तरह बिखरे पड़े थे। बड़े बड़े ड्रैगन्स के कंकाल यहाँ वहां लटके हुए थे। दुनिया का सबसे सुरक्षित और पावरफुल इलाका सबसे पहले तबाह हुआ था। मैंने वहां के पुराने दस्तावेजों को खंगाला और मेरे सामने वो भयानक सच आ गया। 1000 साल पहले जिस विजार्ड ने अनडेड तबाही मचाई थी, वो कोई पागल नहीं था। वो एक 6 रिंग विजार्ड था जिसने इस पूरी दुनिया के अरबों लोगों की जान की बलि चढ़ा दी ताकि वो 7 रिंग लेवल पर पहुंच सके। उसने पूरी दुनिया को एक जादुई भट्टी में झोंक दिया और खुद गॉड बनकर किसी दूसरे डायमेंशन में भाग गया। ये सच जानकर सेर्विया पूरी तरह से टूट गई। सेर्विया ने रोते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? इतने सारे लोगों की जान सिर्फ एक इंसान की पावर के लिए? मैं चुपचाप खड़ा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी रोने का वक्त नहीं था। मैंने ठान लिया कि मैं एक तीसरा रास्ता चुनूंगा। मैं अपने सोल कलेक्टर सिस्टम का यूज करके इतनी आत्माएं सोखूंगा कि मैं खुद उस गॉड लेवल विजार्ड को टक्कर दे सकूं। हम वहां से निकले। मैंने अपनी स्पेस रिंग से लूटा हुआ खजाना निकाला, और कबीले का जादुई टोटेम, जलपरियों के स्केल्स और ड्रैगन हार्ट। मैंने 4 रिंग मैजिक की किताबें पढ़ना शुरू किया। मुझे एक ऐसा उड़ने वाला टावर बनाना था जो दुनिया के बाहर अंतरिक्ष में जा सके। मैंने एक विशाल घाटी में टावर ऑफ साल्वेशन, मुक्ति की मीनार बनाना शुरू किया। हजारों जादुई रोबोट दिन रात काम कर रहे थे। सेर्विया भी मदद कर रही थी। 15वें साल में मेरा विशाल फ्लाइंग टावर बनकर तैयार हो गया। मैंने टावर का सिस्टम ऑन किया। टावर एक झटके में आसमान में उड़ गया और उसने अपनी जादुई लेजर से हजारों राक्षसों को राख कर दिया। सेर्विया ने आंखें फाड़कर कहा, ओह माय गॉड, ये तो दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। अगले कुछ सालों तक हम उस टावर में बैठकर पूरी दुनिया में घूमे। जहां भी कोई जिंदा इंसान दिखा, हमने उसे बचाकर अपने टावर में रख लिया। 23वें साल में, जब मैं 40 का हुआ, मैंने फाइनली 4 रिंग विजार्ड के लेवल में ब्रेक थ्रू किया। अब मैं स्पेस और डायमेंशन के रूल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। 30वें साल में मैंने एक नया जादुई स्पेल बनाया, फ्लैश रीजनरेशन। इस स्पेल से मैंने सेर्विया के शरीर को 1 घंटे के लिए पूरी तरह से एक नॉर्मल जिंदा इंसान में बदल दिया। वो एक नॉर्मल खूबसूरत ड्रेस पहनकर मेरे सामने आई। उसकी सफेद आंखें हरी हो चुकी थीं, उसके गालों पर गुलाबी रंगत थी। सेर्विया ने शर्माते हुए पूछा, जादूगर साहब, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, सेर्विया। वो 1 घंटे के लिए पागलों की तरह हंसती रही, नाचती रही, लेकिन 1 घंटे बाद वो फिर से उसी अनडेड रूप में आ गई। सेर्विया ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं जादूगर साहब, मुझे कम से कम 1 घंटे के लिए ही सही इंसान बनने का मौका तो मिला। 37वें साल में, 54 की उम्र में, मैंने फाइनली क्रॉस डायमेंशन जंप का मैजिक क्रैक कर लिया। लेकिन तभी मुझे एक और भयानक सच का पता चला। अंडरवर्ल्ड के 7 रिंग गॉड हम पर नजर रखे हुए थे। मैं उन्हें हरा नहीं सकता था। मैंने एक कड़वा फैसला लिया। मैं खुद को दांव पर लगाकर सेर्विया और टावर के लोगों को दूसरी दुनिया में सेफ भेज दूंगा। मैंने सेर्विया से यह बात छुपाई और टावर को मॉडिफाई करने में दिन रात एक कर दिया। 51वें साल में सब कुछ तैयार था। मैंने टावर को क्लॉफील के खंडर में लैंड किया। सेर्विया ने अपने माता पिता की कब्र पर फूल रखे। सेर्विया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पिताजी, अब मैं बहुत खुश हूँ। जादूगर साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 52वें साल में, 69 की उम्र में, मैंने अपने अंदर जमा की हुई अरबों आत्माओं की ताकत को जलाया और 5 रिंग लेवल पर पहुंच गया। रवानगी से ठीक 1 हफ्ते पहले
सेर्विया मेरे लिए चाय लेकर आई। वो काफ़ी डरी हुई थी। आखिरकार वो दिन आ गया। मैंने टावर का मेन सिस्टम ऑन किया। स्पेस में एक बड़ा सा पोर्टल खुला। मैंने सेर्विया से कहा, सेर्विया, अब हम ये दुनिया छोड़कर हेरुका नाम की दुनिया में जाएंगे। वहां तुम सबको सेफ रखना। मैंने टावर का सारा कंट्रोल तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है। सेर्विया को कुछ गड़बड़ लगी। सेर्विया ने घबराते हुए कहा, कंट्रोल मुझे क्यों? आप कहां जा रहे हैं जादूगर साहब? मैं आपके बिना इस टावर को नहीं संभाल सकती। तभी आसमान फट गया और अंडरवर्ल्ड की वो भयानक पावर हमें कुचलने के लिए नीचे आने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा, सेर्विया, लोगों को संभालो, इसे मैं देखता हूं। वो रोते हुए अंदर गई, लेकिन उसका दिल नहीं माना। वो वापस दौड़कर आई। तभी मैंने अपनी पूरी 5 रिंग मैजिक पावर से एक धमाका किया और टावर को पोर्टल के अंदर धकेल दिया। सेर्विया ने चीखते हुए कहा, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपकी नाइट हूं, मुझे आपके साथ मरना है। मैंने अपनी जादुई दीवार से उसे रोक दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सेर्विया, तुम हमेशा मेरी सबसे महान हीरो रहोगी। अपना ख्याल रखना। पोर्टल बंद हो गया। टावर दूसरी दुनिया में चला गया। सेर्विया टावर के एक अंधेरे कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी दी हुई चमकने वाली जादुई किताब की रोशनी कम हो रही थी। सेर्विया ने बिलखते हुए कहा, आपने वादा किया था कि आप वापस आएंगे। आप मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसे याद आया कि मैं उसे कमजोर नहीं देखना चाहता था। वो उठी। उसने टावर का कंट्रोल लिया। सेर्विया ने कसम खाते हुए कहा, मैं इतनी ताकतवर बनूंगी कि उस भगवान को भी घुटनों पर ला दूंगी। मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी जादूगर साहब। 10 साल बाद सेर्विया 4 रिंग विजार्ड बन गई। उसने हेरुका दुनिया के सारे दुश्मनों को अकेले ही खत्म कर दिया। उसने टावर के सभी लोगों को सेफ जगह पर छोड़ा और अपनी तलवार लेकर अकेले ही स्पेस जंप कर गई। अब वो कोई डरी हुई लड़की नहीं थी। वो यूनिवर्स की सबसे खूंखार योद्धा बन चुकी थी। सालों के कड़े संघर्ष और मार काट के बाद सेर्विया ने 5 रिंग, फिर 6 रिंग और फाइनली 7 रिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू किया। वो मेरी दी हुई तलवार लेकर सीधे अंडरवर्ल्ड में घुस गई। वहां उसका सामना उसी 7 रिंग गॉड से हुआ जिसने मुझे मारा था। गॉड ने घबराते हुए कहा, तुम उस कीड़े की वजह से यहां तक आ गई? मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन सेर्विया अब भगवानों से भी ऊपर उठ चुकी थी। उसने अपनी तलवार उठाई और सिर्फ एक वार में उस 7 रिंग गॉड को 2 टुकड़ों में चीर दिया। सेर्विया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जादूगर साहब, क्या मैं जीत गई? तभी वहां 8 रिंग और 9 रिंग वाले बड़े भगवान आ गए। उन्होंने सेर्विया को रोकने की कोशिश की, लेकिन सेर्विया पर अब मौत सवार थी। उसने एक एक करके पूरे अंडरवर्ल्ड के सारे भगवानों को काटना शुरू कर दिया। खून की नदियां बह गईं। उसकी पावर 8 रिंग से बढ़कर लेजेंडरी 9 रिंग क्रिएटर लेवल तक पहुंच गई। उसने 9 रिंग वाले सबसे बड़े क्रिएटर को भी अपनी तलवार से भस्म कर दिया। अंडरवर्ल्ड का पूरा सिस्टम तबाह हो गया। सेर्विया ने अंडरवर्ल्ड के नए नियम बनाए। उसने हर दुनिया को अपना एक अलग छोटा अंडरवर्ल्ड दे दिया, ताकि कोई एक गॉड पूरी दुनिया को तबाह न कर सके। मौत और जन्म का चक्र अब पूरी तरह से बैलेंस हो गया था। सेर्विया अब पूरे ब्रह्मांड की इकलौती रानी बन चुकी थी। वो अंडरवर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। सेर्विया ने मुस्कुराते हुए हवा में फुसफुसाया, जादूगर साहब, क्या अब आपको मुझ पर गर्व है? मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी, चाहे इसमें पूरी अनंत सदी ही क्यों न लग जाए।